नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पुनः समष्टि अर्थशास्त्र की इस कक्षा में। हमने इससे पहले चर्चा की कि राष्ट्रीय आय की कौन कौन सी अवधारणाएं हैं। आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय आय को मापने की विभिन्न विधियों के बारे में। इन विधियों में पहली विधि है उत्पाद विधि अथवा आउटपुट मेथड। उसके पश्चात इसकी पूरक विधि के रूप में हम अध्ययन करेंगे मूल्यवर्धित विधि या वैल्यू एडेड मेथड। इसके अतिरिक्त दो विधियां और हैं, आय विधि जिसे हम इनकम मेथड भी कहते हैं, और तीसरी विधि है व्यय विधि या एक्सपेंडिचर मेथड। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, शुरुआत करते हैं उत्पाद विधि या आउटपुट मेथड से। उत्पाद विधि या आउटपुट मेथड में जब जीडीपी का अनुमान लगाना होता है तो इसके लिए हम किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्यों का योग ज्ञात करते हैं, और इस प्रकार से जो योग प्राप्त होता है वो बाजार मूल्य पर जीडीपी को प्रदर्शित करता है। इस विधि में जब जीडीपी का अनुमान लगाना होता है तो हम किसी भी अर्थव्यवस्था में संचालित होने वाली सभी आर्थिक गतिविधियों को विभिन्न क्षेत्रों में यथा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या उनके प्रकृति के आधार पर कृषि, उद्योग, व्यापार, सेवाएं आदि क्षेत्रों में विभाजित करते हैं, और अलग अलग क्षेत्रों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्यों का उनकी मात्राओं से गुणा करके कुल वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं। तो इस विधि के अंतर्गत महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो ध्यान रखने वाला वो ये है कि केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्यों का ही जीडीपी में शामिल किया जाना होता है। मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। और मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं को शामिल क्यों नहीं किया जाता है? इसका जवाब ये है क्योंकि अंतिम वस्तुओं के मूल्य में, अंतिम सेवाओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य भी शामिल होते हैं। अतः अगर मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को भी शामिल किया जाएगा तो दोहरी गणना की समस्या यहाँ पैदा हो जाएगी। तो उस दोहरी गणना की समस्या या डबल काउंटिंग की समस्या से बचने के लिए हम केवल अंतिम वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्य को ही जीडीपी कैलकुलेशन में शामिल करते हैं। तो इस विधि से हमने देखा कि राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने में जो कठिनाई है दोहरी गणना की या डबल काउंटिंग की, इससे बचने का हमारे पास एक तरीका ये है कि हम केवल अंतिम वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्य को शामिल करें। एक दूसरी विधि और है जिस विधि के द्वारा हम अंतिम वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्य को शामिल नहीं करें तो उत्पादन के हर एक स्तर पर जो मूल्य वृद्धि की जा रही है उस मूल्य वृद्धि को ज्ञात करें और अंत में इन सभी मूल्य वृद्धियों को आपस में जोड़ करके और जीडीपी का अनुमान लगा सकें। लेकिन ये जो दोहरी गणना की समस्या है वो क्यों उत्पन्न होती है? इसका कारण सामान्यतः हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में एक फर्म या उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं को दूसरे फर्म अथवा उद्योग द्वारा आगत या साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, और इन आगतों या साधनों के प्रयोग द्वारा वो कोई अन्य वस्तु या सेवा का उत्पादन करते हैं जो उपभोक्ताओं को बेची जाती है। तो यहाँ एक फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु जब दूसरी फर्म या उद्योग द्वारा उत्पादन के कार्य में उपयोग की जाती है तो वो साधन के रूप में उपयोग हो गया। और इस प्रकार से जब हम मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य शामिल करेंगे तो राष्ट्रीय आय को बढ़ा करके बताएगी या और एस्टिमेट करेगी। तो ये अंतर करना कि मध्यवर्ती वस्तुएं कौन सी हैं और अंतिम वस्तुएं कौन सी हैं, इस समस्या के कारण से हमारे सामने दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न होती है। तो मूल्यवर्धित विधि जो हम चर्चा करते हैं तो इस तरीके से उत्पाद विधि जो है उसकी एक पूरक विधि के रूप में काम आती है। अब मूल्यवर्धित विधि या वैल्यू एडेड मेथड की हम चर्चा करें तो हमने देखा कि एक क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तु दूसरे क्षेत्र द्वारा उत्पादन के साधन के रूप में प्रयोग की जाती है। तो अगर हम उत्पादन के हर एक स्तर पर जो मूल्य वृद्धि की गई है उसका अनुमान लगाना चाहते हैं तो उत्पादन के उस स्तर पर उत्पादित वस्तु या सेवा के
बाज़ार मूल्य को ज्ञात करेंगे और उस उत्पादन में प्रयुक्त किए गए साधनों की या कच्चे माल की या अन्य सेवाओं की कीमतों को घटाएंगे। इसके पश्चात जो मूल्य हमें प्राप्त होगा अर्थात आउटपुट का प्राइस माइनस इनपुट प्राइस, तो जो डिफरेंस होगा वो उत्पादन के उस स्तर पर की गई वास्तविक मूल्य वृद्धि के बराबर होगा। और इस प्रक्रिया को उत्पादन के हर स्तर के लिए दोहराया जाएगा और उत्पादन के हर स्तर पर जो जो मूल्य वृद्धियाँ प्राप्त होंगी उनको अंत में जोड़ करके और संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए जीडीपी का या उस क्षेत्रीय उद्योग के लिए या उस वस्तु के लिए उत्पादन का अनुमान लगाया जाएगा। हम इस प्रक्रिया को या मूल्यवर्धित विधि को एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। मान लीजिए किसान द्वारा गेहूं का उत्पादन किया जाता है और उसके द्वारा 1 क्विंटल गेहूं का उत्पादन शून्य लागत पर किया जाता है और वो 1 क्विंटल गेहूं वह आटा मिल को बेचता है और उसके लिए उसको 2500 रुपये कीमत वसूल करता है। मान लीजिए कि आटा मिल द्वारा इसका आटा तैयार किया जाता है और उस 1 क्विंटल आटे को बेकरी उद्योग को 2800 रुपये में बेचा जाता है। बेकरी द्वारा इस आटे से ब्रेड बना करके बाज़ार में उपभोक्ताओं को बेचा जाता है और इसके ऊपर वह 3200 रुपये की कीमत प्राप्त करता है। तो यहाँ हम अगर उत्पाद विधि द्वारा उत्पादन का अनुमान लगाना चाहें तो अंतिम वस्तु निर्धारित करेंगे कि गेहूँ है अंतिम वस्तु अथवा आटा है अंतिम वस्तु अथवा ब्रेड है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि उपभोक्ता के पास में ब्रेड पहुँच रही है, वही अंतिम वस्तु है। तो यहाँ उत्पादन का मूल्य हम उत्पाद विधि से लगाएंगे तो ब्रेड का मूल्य 3200 रुपये के बराबर है और वही हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। तो यहाँ उत्पादन का मूल्य 3200 रुपये के बराबर होगा। लेकिन यदि हम इस उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत मूल्यवर्धित विधि का उपयोग करें तो हम प्राप्त करेंगे कि गेहूँ के स्तर पर या किसान के स्तर पर उत्पादन में जो वृद्धि हुई या मूल्य वृद्धि हुई वो होगी गेहूँ का बाज़ार मूल्य 2500 रुपये और उस पर इनपुट प्राइस 0। तो कुल मूल्य वर्धित होगा वो होगा 2500 माइनस 0 बराबर 2500 रुपये। इस प्रकार आटा मिल के स्तर पर जो उत्पादन में मूल्य वृद्धि की गई वो होगी आपकी 2800 रुपये आटे का विक्रय मूल्य और इनपुट प्राइस हो गया 2500 रुपये। तो दोनों का अंतर निकाला जाएगा तो 300 रुपये की मूल्य वृद्धि आटा मिल के स्तर पर हुई। इसी प्रकार बेकरी के स्तर पर कितने मूल्य वृद्धि हुई 3200 रुपये उसका आउटपुट प्राइस और 2800 रुपये इनपुट प्राइस, तो दोनों का डिफरेंस हुआ 400 रुपये। तो इस प्रकार बेकरी के स्तर पर 400 रुपये की मूल्य वृद्धि हुई। अब सभी उत्पादन के स्तरों पर हुई मूल्य वृद्धियों को अगर जोड़ा जाए तो वो होंगे 2500 रुपये प्लस आटा मिल के स्तर पर 300 रुपये प्लस बेकरी के स्तर पर 400 रुपये, तो ये प्राप्त होंगे 3200 रुपये जो कि हमारी अंतिम वस्तु के मूल्य के बराबर भी है। तो यहाँ हम मूल्यवर्धित विधि के द्वारा जब जीडीपी की कैलकुलेशन करते हैं या कुल उत्पादन की या राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो 3200 रुपये के बराबर प्राप्त होती है। तो ये विधि बहुत आसानी से बिना किसी त्रुटि के राष्ट्रीय आय अथवा जीडीपी का अनुमान लगा पाती है। इसमें हमें मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु का विभाजन करने की आवश्यकता नहीं होती है। आशा है आपको मूल्यवर्धित विधि और उत्पाद विधि समझ में आई होगी। धन्यवाद।